बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड, पेपर 10, यूनिट फर्स्ट। हम पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय के बारे में। कल तक हमने पढ़ा था कि उनके समाज और धर्म संबंधी विचार क्या थे। आज हम पढ़ेंगे उनके शिक्षा से संबंधित विचार क्या हैं। उन्होंने उस समय क्या अपने विचार शिक्षा के संबंध में रखे थे और किस तरह का सुधार वो चाहते थे। तो देखिए, राजा राम मोहन राय अपने समय के बौद्धिक वर्ग में एक ऐसा परिवर्तन चाहते थे जिससे भारत के लोग उस समय होने वाले परिवर्तनों से अवगत हो सके। इसके लिए वो चाहते थे कि भारत में भी जो पश्चिमी शिक्षा है वो अंग्रेजी में ही दी जाए। उनका मानना था कि पश्चिमी जगत में ज्ञान विज्ञान अत्यधिक प्रगति कर रहा है और उस ज्ञान विज्ञान को भारतीय समाज तभी जान सकता है जब भारतीय समाज अंग्रेजी को जाने। अब तक भारत में जो भी शिक्षा दी जा रही थी वो या तो संस्कृत में दी जा रही थी या वहाँ की जो लोक भाषाएं थी उनमें दी जा रही थी। भारत का जो बौद्धिक वर्ग था वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो ये चाहते थे कि भारत का बौद्धिक वर्ग ज्ञान विज्ञान को जाने, अंग्रेजी पढ़े, ताकि भारत का समाज भी विकास कर सके और भारत जो मध्यकालीन परंपराओं में विभिन्न आडंबरों में जकड़ा हुआ है उससे वो बाहर निकले। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया। राम मोहन राय भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए इसके पक्षधर थे। देखिए, 1813 में ब्रिटिश संसद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर था उसको जारी किया गया, उसमें संशोधन किया गया। तो उसमें ये कहा गया था कि 1,00,000 रुपया विज्ञान के लिए और भारतीय साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया जाएगा। देखिए, भारत में 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उसे बार बार ब्रिटिश संसद से अपना चार्टर रिवाइज करवाना पड़ता था। तो जब 1813 में उन्होंने अपना चार्टर रिवाइज करवाया तो उसमें इस बात को रखा गया कि 1,00,000 रुपया भारतीय साहित्य के लिए और विज्ञान के लिए खर्च किया जाएगा। किंतु 10 वर्ष तक भी 1,00,000 में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। बाद में संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ही भारत में रुपया खर्च किया गया। ये बात जब राजा राम मोहन राय को पता चली तो उन्होंने एक ज्ञापन ब्रिटिश सरकार को दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी उनको दिया और उन्होंने ये लिखा कि देखिए, मध्यकाल के अंदर यूरोप में भी लैटिन भाषा में शिक्षा दी जाती थी। यूरोप में मध्यकाल में लैटिन भाषा में शिक्षा दी जाती थी, किंतु समय के साथ परिवर्तन किया गया। यूरोप में अब शिक्षा जो है उसका माध्यम अंग्रेजी है। तो भारत में भी, क्योंकि बार बार वो इस बात को कहते थे कि भारत में जो लोक भाषाएं हैं उसी में लोग पढ़ते हैं या संस्कृत में पढ़ते हैं, तो हमें उसी को बढ़ावा देना चाहिए। जब अंग्रेज लोग इस बात को कहते तो उसी के संदर्भ में राजा राम मोहन राय ने ये बात रखी कि जब यूरोपीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपने यूरोप की व्यवस्था में परिवर्तन किया तो आपको भारत की व्यवस्था में भी परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, मध्यकाल में चाहे उर्दू, फारसी या जो लोक भाषा है उसको पढ़ा जाता रहा होगा, संस्कृत भाषा को पढ़ा जाता रहा होगा, किंतु अब समय की मांग इस तरह की है कि हमें ज्ञान विज्ञान को जानना है तो पश्चिमी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में ही भारतीयों को पढ़ना पड़ेगा, तभी भारतीय समाज का और राष्ट्र का विकास होगा। ये प्रतिवेदन उन्होंने लिखकर अंग्रेजी सरकार को दिया। उन्होंने ये कहा कि 1,00,000 रुपया जो चार्टर में रखा गया है उसको संस्कृत भाषा के विकास पर नहीं लगाकर उससे स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, साथ ही लाइब्रेरी खोली जाए
और अगर वो संस्कृत भाषा पर इसको खर्च करते हैं तो ये एक तरह से उस पैसे का अपव्यय ही होगा। देशी भाषा में संस्कृत की जितने भी शास्त्रीय पुस्तकें हैं या संस्कृत भाषा का जितना भी साहित्य है उसको भी देशी भाषा में अनुवाद करना चाहिए, ताकि सामान्य जनता जो संस्कृत नहीं जानती है वो अपने साहित्य को जान सके, उसको पढ़ सके और उसका लाभ उठा सके। तो शिक्षा के बारे में उनका ये मानना था कि शिक्षा अभी वर्तमान समाज की ये मांग है कि वो ज्ञान विज्ञान को जाने, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अंग्रेजी भाषा को जाने और पश्चिमी जगत के ज्ञान विज्ञान को समझने की कोशिश करें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ये तो उनकी शिक्षा के बारे में विचार थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वो क्या कहते हैं। देखिए, अंग्रेज आए, उसके साथ ही हमारे यहाँ मुद्रण जैसी तकनीक का भी विकास हुआ। जैसे ही मुद्रण कला का विकास हुआ, राजा राममोहन राय का ध्यान इस बात पर सबसे पहले गया कि इस तकनीकी का फ़ायदा उठाकर आधुनिक विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। किंतु इसी बीच 1823 में जब तत्कालीन गवर्नर एडम ने समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया तो राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध को हटा देना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध ना तो जनता के हित में है और ना ही शासन के हित में। अगर शासन अपना हित चाहता है तो उसे समाचार पत्र पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी शासन ने किसी प्रकार की सच्चाई को छुपाया है, लोगों को अंधकार में रखा है, वैसे ही जब लोगों ने उस सच्चाई को जाना, शासन के कार्यों के बारे में उसे पता चला, लोगों ने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो राममोहन राय का ये कहना है कि प्रतिबंध लगाने के बजाय शासन को जनता तक शासन की सच्चाई को, उसकी गतिविधियों तक पहुंचाना चाहिए, और जनता जो भी शिकायतें उनको कहती हैं या जनता किसी प्रकार की समस्या शासन को बताती है तो उनकी शिकायतों को सुनना भी चाहिए और शासन को उन शिकायतों को सुलझाना भी चाहिए, उनकी समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए। इसके विरुद्ध, इससे ये होगा कि शासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विद्रोह की संभावना बिल्कुल न्यून हो जाएगी, क्योंकि जो शासक वर्ग है वो जनता के संपर्क में रहेगा और जनता जो है वो शासक वर्ग के संपर्क में रहेगी। तो जो समस्या उत्पन्न होती है वो तभी होती है जब एक दूसरे की चीज़ों को समझते नहीं है, या शासन बार बार जनता की किसी आवश्यकताओं को, उनकी किसी महत्वपूर्ण चीज़ों को नकार देती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है। शासन को ये लगता है कि वो जनता के लिए जो कार्य कर रही है वो बिल्कुल उचित है। समाज जो है वो किसी वजह से उसका विरोध नहीं कर पाता है, किंतु जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपने विरोध के स्वर को मुखरित करता है। तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है प्रेस की स्वतंत्रता के माध्यम से। तो राजा राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के हिमायती थे। उन्होंने ये भी बात कही कि ये मानना कि प्रेस को अत्यधिक स्वतंत्रता दे दी जाए तो जनता उसका इस्तेमाल जो है गलत रूप में करती है। वो ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों को भड़का सकती है और तरह तरह से लोगों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भावनाओं को भर सकती है। तो राजा राममोहन राय ने कहा कि ऐसा कानून की हद में रहकर ही प्रत्येक व्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता का उपभोग करे और ये दोनों के लिए उचित है। उनका ये भी मानना था कि शासन इस बात को मानता है कि अगर अधिक स्वतंत्रता दे दी जाती है तो जो जनता है वो शासन पर की बात को नहीं मानती है। शासन अगर कुछ चाहता है तो वो हर छोटी छोटी बात का विरोध करती है। तो उनका ये कहना था कि अगर प्रेस की स्वतंत्रता है, शासन जो बौद्धिक वर्ग है वो शासन अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करे, इसी पर वो नियंत्रण रखता है और इससे समाज का
व्यक्ति का और राज्य का तीनों का विकास होता है, तो वो प्रेस की स्वतंत्रता के हिमायती थे, किंतु वो प्रेस की शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति जो है वो कानून के दायरे में रहकर ही प्रेस की शक्ति का प्रयोग करे। ये उनके प्रेस संबंधी विचार थे। अगले विचार हैं उपयोगितावादी विचारधारा। देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे वो प्रसिद्ध उदारवादी चिंतक जेरेमी बेंथम से प्रभावित थे। राजनीति के प्रति उनका सारा दृष्टिकोण उपयोगितावादी था, है ना। उपयोगितावादी आप अपने पॉलिटिकल साइंस में जेरेमी बेंथम पढ़ते हैं। ये उपयोगितावादी विचारक थे। उपयोगितावादी मतानुसार मनुष्य स्वभाव से ही सुख चाहता है ना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, और जब उसे सुख प्राप्त हो जाता है तो वो फिर और सुख की कल्पना करता है। तो उपयोगितावाद से अभिप्राय यही होता है कि किसी वस्तु या कार्य की उपयोगिता का मापदंड उससे प्राप्त होने वाले सुख या दुख से है। अगर किसी वस्तु से, किसी विचार से, किसी कार्य से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है तो वो वस्तु उसके लिए उपयोगी है। अगर उस वस्तु से या कार्य से, या मान लीजिए किसी के विचार से भी उसको दुख होता है, तो वो विचार, कार्य, वस्तु सभी उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो ये एक सिंपल भाषा में उपयोगितावाद का अर्थ है। मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उपयोगितावाद से अभिप्राय यह होता है किसी वस्तु या कार्य की उपयोगिता का मापदंड उससे प्राप्त होने वाला सुख या दुख है। बेंथम की धारणा थी कि मनुष्य केवल सुख की ही कामना नहीं करता, अपितु वह अधिक सुख की कामना करता है तथा वह दुख से निवृत्ति चाहता है। अब देखिए, सामाजिक जीवन में हम उपयोगितावाद को कैसे ला सकते हैं, है ना। समाज है, ये तो राजनीतिक चिंतक थे उपयोगितावादी, तो इसमें समाज में कोई कार्य, समाज का कोई विचार किस तरह से उपयोगितावादी होता है। तो सामाजिक जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने का अभिप्राय ये होगा कि सामाजिक जीवन से संबंध किसी कार्य या वस्तु की उपयोगिता की परख उस वस्तु या कार्य से समाज के अधिक व्यक्तियों को अधिक सुख प्राप्त होने से की जा सकती है। एक बार मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लीजिए, सामाजिक जीवन में उपयोगितावाद का सिद्धांत कैसे लागू होगा। उपयोगितावाद समाज में कोई भी सिद्धांत है। देखिए, मान लीजिए समाज में के लिए कोई भी कार्य या वस्तु तभी उपयोगी होगी जब उसका फ़ायदा समाज के अधिक व्यक्तियों को मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए शासन ने कोई नियम बनाया है या कोई कानून बनाया है। अगर उस कानून का लाभ अधिक व्यक्तियों को मिलता है तो वो समाज के लिए उपयोगी है। अगर उसका लाभ अधिक व्यक्तियों को नहीं मिलता है तो वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। राज्य, शासन, कानून व्यवस्था आदि जिनका संबंध सामाजिक जीवन से होता है, ये तभी उपयोगी हैं जबकि वे इस उद्देश्य को पूर्ण करें, है ना। चाहे कानून हो, चाहे शासन हो, चाहे राज्य हो, इन सब की जो भी ये कार्य कर रहे हैं ये तभी उपयोगी है जब इनका लाभ समाज में रहने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त हो। क्योंकि देखिए, जो राज्य है वो व्यक्तियों से बनकर मिला है, समाज भी व्यक्ति से बनकर मिला है। तो अगर हम किसी के हित में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है वो प्रधान है, तो जो भी कार्य किया जा रहा है वो व्यक्ति और समाज के हित में अधिक से अधिक होना चाहिए। इसलिए इनकी उपयोगिता का ज्ञान करने के लिए इनसे प्राप्त होने वाले या सुख दुख की मात्रा की माप करना पड़ेगा, है ना। कोई भी कानून बना है, कोई भी नियम बना है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था है,
तो उसका मापदंड कैसे किया जाए, उसको हमें मापना पड़ेगा कि समाज में जो कानून बनाया, जो राज्य ने जो कानून बनाया है या किसी प्रकार का और कार्य कर रहा है वो समाज के लिए लाभदायी है या नहीं। सुख या दुख के मध्य मात्रा के अंतर का ज्ञान ज्ञात करने के लिए उन तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर सुख या दुख के कम या अधिक होने का ज्ञान किया जा सकता है। पहला इसका तत्व है प्रगाढ़ता, दूसरा है अवधि, है ना। प्रगाढ़ता का अर्थ है कि कितनी इंटेंसिटी है उसमें, है ना, कितना जो भी कार्य है या कानून है, नियम है, वो कितना प्रगाढ़ है। उसकी अवधि, निश्चितता या अनिश्चितता, समीप या दूरी, उर्वरता, शुद्धता और सीमा। तो सुख जितना प्रगाढ़ होता है, जितना अधिक अवधि तक रहता है, जितना निश्चित होता है, उतनी ही उसकी मात्रा भी अधिक होती है। इस प्रकार समीप का सुख या दुख दूर के सुख या दुख से अधिक होगा। उर्वरता से तात्पर्य है कि किसी सुख के कारण यदि सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति की तरह से ही अन्य लोगों को के संवेदन शक्ति भी उसी तरह कार्य करने लगे तो उसका प्रभाव जितने लोगों पे पड़ता है वो उसका मापदंड हो जाता है। शुद्धता का अर्थ ये है कि एक के सुख से दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई कानून बनाया गया है तो एक व्यक्ति को तो सुख प्राप्त हो रहा है किंतु उससे दूसरे को दुख प्राप्त हो रहा है, तो फिर हम ये नहीं मानेंगे कि ये जो कानून है वो सुख का कानून है। अर्थात सुख जन्य कार्य वास्तव में पवित्र हो। सुख की सीमा का अभिप्राय ये है कि उसका क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक लोग उस सुख से प्रभावित होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी कार्य की उपयोगिता का ज्ञान करने की कसौटी का ये है कि उससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए। तो ये उनके उपयोगिता संबंधी विचार थे।